Hello everyone, this is part 4 of UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2022 करंट अफेयर। अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है कि पीएम मोदी ने अपलोड किया है एक इंडियन कंपोज़र हैं जिनका नाम है रिकी केस, और उन्होंने अपना सेकंड ग्रैमी अवार्ड 7 साल बाद जीता है। और उन्होंने जब ये अवार्ड लिया तो नमस्ते करके ऐसे संबोधन किया। तो उन्होंने अपनी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए इस अवार्ड को जीता है। सेकंड ग्रैमी है ये उनका, पहला ग्रैमी उन्हें अब से 7 साल पहले मिला था। और ये हैं रिकी कैस, आप उन्हें देख सकते हैं। ये एक इंडियन कंपोज़र हैं और ग्रैमी अवार्ड जो है ये यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में। और कहाँ की म्यूजिक इंडस्ट्री में? यूनाइटेड स्टेट की म्यूजिक इंडस्ट्री में। और ये प्रेजेंट किया जाता है रिकॉर्डिंग एकेडमी के द्वारा। रिकॉर्डिंग एकेडमी जो है इस अवार्ड को देती है, और जो भी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रहता है म्यूजिक इंडस्ट्री में, और म्यूजिक इंडस्ट्री कहाँ की? यूनाइटेड स्टेट की, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। रिकी कैश इंडियन कंपोजर हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है और उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ये अवार्ड दिया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेपाल जो है 105वां मेंबर बन चुका है। उसने एग्रीमेंट को साइन किया है आईएसए का। ये देखिए, ये दोनों कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर देबुआ और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं तो ये एक जॉइंट वेंचर है, इंडिया और फ्रांस के द्वारा स्टार्ट किया गया। इंडिया और फ्रांस दोनों के एफर्ट से इसे स्टार्ट किया गया था। कहाँ इसके बारे में चर्चा हुई? इसके बारे में सबसे पहले जो फाउंडेशन स्टोन इसका रखा गया था वो रखा गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP21 जो हुई थी पेरिस में 2015 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एक मीटिंग होती है जो ऑर्गेनाइज की जाती है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, UNFCCC के द्वारा ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। दोनों देश के लीडर्स ने इसे प्रेजेंट किया था आईएसए को। तो आईएसए का एस्टेब्लिशमेंट जो है 2015 में हुआ और इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इंडिया के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में आता है। आईएसए एक कोalition है जो कि प्रमोट करता है सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए इसको फॉर्म किया गया है। पेरिस डिक्लेरेशन में यही बात लिखी हुई है कि ये डेडिकेटेड है प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी। ये कोalition है जो कि सोलर रिसोर्स रिच कंट्री जो हैं उनको मिलाकर बना हुआ है। सोलर रिसोर्स रिच कंट्री कौन कौन से? जो कि लाई करते हैं फुली और पार्शियली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? लैटिट्यूड 23.5 नॉर्थ एंड लैटिट्यूड 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच में जो भी कंट्रीज आते हैं फुली और पार्शली, उनको मिलाकर ये एक कोalition बनता है। ये एड्रेस करेगा एनर्जी नीड्स को हार्नेस करके, सोलर एनर्जी को। सोलर एनर्जी जो है उसको हार्नेस करके दुनिया की जो भी एनर्जी नीड्स है उसको ही फुलफिल करने की कोशिश करता है। ये साथ में लेके आता है सारी कंट्री को और एग्रीगेट करने की कोशिश करता है जो भी डिमांड है और उसको मीट करने की कोशिश करेगा। ये प्रमोट करता है और फैसिलिटेट करता है जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हैं उनको स्केल अप किया जा सके और नया R&D सोलर एनर्जी के क्षेत्र में लेके आया जाए। यूपीएससी CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। अगर आप उसमें एनरोलमेंट कराना चाहते हैं तो 8477850042 इस नंबर पर व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। सेम करंट अफेयर के साथ है। अगर आप करंट अफेयर कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो सेम इसी नंबर पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। लोकसभा ने पास कर दिया बिल को कि त्रिपुरा की एक ट्राइब है, एक कम्युनिटी है दारलोंग कम्युनिटी, उसको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा। तो दारलोंग जो ट्राइब है ये त्रिपुरा से बिलोंग करती है। इससे पहले इस ट्राइब को क्या है, कुकी ट्राइब के साथ एसोसिएट किया जाता रहा है। कुकी ट्राइब के साथ ही इसे एसोसिएट किया जाता था और जो भी दारलोंग कम्युनिटी के मेंबर्स होते थे उन्हें जो ट्राइबल सर्टिफिकेट दिया जाता था वो भी कुकी कम्युनिटी का ही दिया जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, मॉडर्न एजुकेशन आई और इस कम्युनिटी के लोगों के बीच में जब एजुकेशन आई तो उनके बीच में आइडेंटिटी क्राइसिस हुए। तो उन्होंने डिमांड की एक सेपरेट स्टैट्यूटरी आइडेंटिटी की, और ये उनका जो मूवमेंट है वो 1995 से चलता हुआ आ रहा है। अब जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है कि जो भी दारलोंग कम्युनिटी है उसे नई एक सेपरेट शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस जो है वो दिया जाएगा। तो कुकी ट्राइब त्रिपुरा एंड दारलोंग कम्युनिटी ये भी त्रिपुरा से ही बिलोंग करते हैं। दोनों को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। सूरत भारत का सबसे पहला शहर बन गया है जहाँ पर स्टील स्लैंग रोड जो है वो बिल्ड किया गया है। और
ये जो स्टील स्लैंग रोड है इसे इंडस्ट्रियल वेस्ट से बनाया गया है। आप इसके फोटो दे सकते हैं। ये है स्टील स्लैंग रोड जो कि शुरुआत में बिल्ड किया गया है और ये एक जॉइंट वेंचर रहा है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का और CRRI का, दैट इज सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का, और इसमें साथ दिया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और गवर्नमेंट का जो थिंक टैंक है नीति आयोग उसने। इन सभी ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया है और ये सूरत में आया है, सबसे पहला है। ये एक इनिशिएटिव के अंडर जो है इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ, जो भी वेस्ट है हमारी कंट्री का उसे हम वेल्थ में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो ये वेस्ट था, अब इसको वेल्थ में कन्वर्ट कर दिया, एक अच्छा रोड बना दिया इससे, और क्लीन इंडिया कैंपेन को भी ये प्रमोट करता है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं सुलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन की। प्राइम मिनिस्टर नेपाल के जो हैं देउबा जी और PM मोदी जी दोनों ने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया है। ये 132 किलोवाट का एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि सुलू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और उसके आसपास जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी को पूरे नेपाल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो सुलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन या फिर सुलू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर है, ये नेपाल में है और PM मोदी ने रिसेंटली इसे इनॉग्रेट किया है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर देउबा के साथ मिलकर। WHO ने सस्पेंड कर दिया कोवैक्सीन को। कोवैक्सीन के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले कि कोवैक्सीन क्या है। ये एक होली वायरो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब इसमें एक वायरस होता है जो कि इनएक्टिवेटेड होता है, उसको बॉडी में ट्रांसमिट किया जाता है और ये हमें बचाता है SARS-CoV-2 डिसीज से, उसके खिलाफ एंटीबॉडी जो है क्रिएट करता है। कोवैक्सीन जो है इसे डेवलप किया गया है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है कोवैक्सीन को। तो अब आपको पता चलेगा कि कोवैक्सीन जो वैक्सीन है ये इनएक्टिवेटेड वायरस के द्वारा डेवलप की गई है। इसको सस्पेंड कर दिया है WHO ने। कैसे सस्पेंड कर दिया? पहले से अप्रूवल मिला हुआ था इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के द्वारा, और इमरजेंसी यूज लिस्टिंग का जैसे अप्रूवल मिलता है वो UN एजेंसीज के थ्रू अपनी वैक्सीन को जो है सप्लाई कर सकता है। तो भारत बायोटेक को भी ये टैग मिल गया था कि वो अपनी वैक्सीन को जो है सप्लाई कर सकते हैं UN की एजेंसीज के द्वारा, क्योंकि इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में जो है अप्रूव कर दिया था WHO ने कोवैक्सीन को। और कोवैक्स एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू WHO और भी जो UN की एजेंसीज हैं वो वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो कोवैक्स इनिशिएटिव में कोवैक्सीन को जो है अप्रूवल मिल चुका था, लेकिन एक इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन में देखा जाता है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो अच्छे तरीके से हो रही है या नहीं, सभी गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं या नहीं उस वैक्सीन की। तो कोविड के चलते वो इंस्पेक्शन नहीं हुआ था, वो इंस्पेक्शन मार्च 2022 में हुआ और उस इंस्पेक्शन में क्या है कि WHO ने पाया कि डेफिशिएंसीज हैं, कुछ कमियां हैं, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहा है। ये जो भी मैन्युफैक्चर रहे हैं वो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर रहे थे, इसी वजह से इनको सस्पेंशन हो गया। ये जो पर्टिकुलर वैक्सीन है इसका सस्पेंशन कर दिया है WHO ने। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? ये प्रैक्टिसेस वो होती हैं जो WHO ने स्टैंडर्ड तैयार किए हैं कि इनको फॉलो करना होगा प्रोड्यूस करते हुए और कंट्रोल करते हुए क्वालिटी को। ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो किसी भी मेडिसिन के रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करती हैं। तो कोवैक्सीन को सस्पेंड कर दिया गया है। कोवैक्स जो भी प्रोग्राम था अब उसके अंडर इसकी सप्लाई नहीं होगी UN एजेंसीज के थ्रू। ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अरूज आफ्ताब जो है सबसे पहली महिला पाकिस्तानी बनी है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड को जीता है, और अरूज आफ्ताब ने जो अपना डेब्यू किया था वर्ल्ड अंडर वाटर एल्बम के थ्रू, और ये 2014 में आई थी इनकी एल्बम। ये आप देख सकते हैं, ये है अरूज आफ्ताब। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए एक ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्रकृति। प्रकृति क्या है? ये एक मैस्कॉट है जो कि अवेयरनेस को क्रिएट करेगा और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट करने के लिए, और ये लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। इससे क्या होगा, एक स्मॉल चेंजेस लाने के लिए सबको एनकरेज किया जाएगा
सभी लोगों को, जैसे कि वो अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस लाकर कैसे एनवायरनमेंट को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, कैसे एनवायरनमेंट को बेटर कर सकते हैं, कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने में गवर्नमेंट की हेल्प करें, अथॉरिटीज़ की हेल्प करें। सिंगल यूज प्लास्टिक जो इंडिया में 1 जुलाई से बैन की जा रही है, तो उसी के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। इनिशिएटिव का नाम है प्रकृति। प्रकृति का एक मैस्कॉट है जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा। क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक? सिंगल यूज प्लास्टिक उसे कहते हैं जो केवल एक बार ही यूज होता है, केवल उसे एक बार ही यूज किया जा सकता है, उसके बाद उसे फेंक देते हैं या फिर उसे रिसाइकल कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? जैसे डिस्पोजेबल आइटम आते हैं इसमें, जैसे ग्रोसरी बैग्स, फूड पैकेजिंग, बोटल्स, स्ट्रॉज, ये सारी चीज़ जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के अंडर काउंट की जा सकती हैं। इंडिया का सबसे बड़ा और कहें कि एशिया का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ओखला में खोला जाएगा क्या खोल दिया गया है। इसकी कैपेसिटी जो है 56.4 करोड़ लीटर पर डे है। ये करीब 56 करोड़ लीटर पानी जो है डेली प्रोसेस कर सकता है और इसकी कीमत जो है वो 1161 करोड़ रुपए आई है और ये जून से जो है ऑपरेशनल हो चुका है। और ये कहाँ है? ये ओखला में है। ओखला का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है एशिया का सबसे लार्जेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और ये यमुना क्लीनिंग प्रोसेस जो है उसमें भी काफ़ी हेल्प करने वाला है अथॉरिटीज़ की। ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है दिल्ली में। वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 जिसकी थीम रही है आवर प्लेनेट एंड आवर हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस वर्ष की थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है टू मार्क द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। उसी को मार्क करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम जो है आवर प्लेनेट एंड आवर हेल्थ जो है वर्ष 2022 की रही है। अश्विनी वैष्णव कमेटी, याद रखिए कमेटी से क्वेश्चन आते हैं तो अश्विनी वैष्णव कमेटी जो है सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। अश्विनी वैष्णव कमेटी जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है और अश्विनी वैष्णव जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT भी हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और इन्हीं के द्वारा इस कमेटी को चेयर किया जाएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1974 में एज पर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1961 में। 1961 में OECD और इसी के फ्रेमवर्क से बना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1971 में। ठीक है, ये क्या है? IEA क्या है? ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करती है 4 चीज़ों पर। इसके 4 मेन एरियाज हैं फोकस के क्या क्या एरियाज हैं इसके? एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एंगेजमेंट को क्रिएट करना, जैसे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाना, एंगेजमेंट वर्ल्ड वाइड क्रिएट करना। ये IEA के 4 जो है मेन एरियाज हैं फोकस के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 31 मेंबर हैं, 31 मेंबर हैं और 31st मेंबर जो है वो है लिथुआनिया, लेटेस्ट मेंबर है इसका, 2022 में इसका मेंबर बना है। और इसमें जो है 8 एसोसिएट कंट्री नहीं है, इसमें 10 एसोसिएट कंट्री जो हैं अभी 2022 के अकॉर्डिंग इसमें 10 एसोसिएट कंट्रीज हैं। और इनमें इसके जो एसोसिएट कंट्री हैं उसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया क्या है? एक एसोसिएट मेंबर है इसका। पार्ट टाइम मेंबर नहीं है, फुल टाइम मेंबर नहीं है, एक एसोसिएट मेंबर है इंडिया IEA का। कैंडिडेट जो भी मेंबर बनना चाहते हैं IEA के, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के, जिस भी कंट्री को मेंबर बनना है उससे पहले OECD का मेंबर बनना होगा। OECD का मेंबर ही IEA का मेंबर बन सकता है, उसके अलावा कोई भी IEA का मेंबर नहीं बन सकता है।
तो इतना था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपके जो भी सजेशंस हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।